नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, भारत का एक ऐसा मार्केट, एक ऐसा प्रोडक्ट जो ग्लोबली बहुत अच्छा कर रहा था, अमेरिका में बहुत अच्छा कर रहा था, जो सीधा 16,000 करोड़ रुपए का जो बूम था वो खत्म हो चुका है अमेरिका की एक टैरिफ नीति की वजह से। आइए आपको बताते हैं कि भारत का ये सोलर बूम जो था वो किस तरीके से अमेरिका ने तबाह कर दिया है, जो कि एकदम इतना हाई टैरिफ लगा दिया है कि अब शायद भारत उसको कितना भी सस्ता में बेच लेगा तो वहां की कंपनियों से वो महंगा ही प्रोडक्ट वहां पर पड़ेगा। एक तरफ आप देखते हैं कि यहाँ पर जब क्वाड की समिट होती है तो उसमें जो विदेश मंत्री आते हैं वहां के, तो उसमें उनके यहाँ के जो विदेश मंत्री थे वो आकर कहते हैं यहाँ पर कि भारत और डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर कॉल वगैरह भी लगाते हैं कि हम दोनों एकदम बढ़िया दोस्त हैं, साथी हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर एक तरीके से अमेरिका दिखावे के लिए पूरा भरपूर कर रहा था, लेकिन उसकी सच्चाई जो है वो आपको इस वीडियो में अब यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो उसके दोगले चरित्र की जो यहाँ पर बात आती है, जो उसका दोहरा चेहरा है, वो आपको यहाँ पर सामने देखने को आज मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि भारत का सोलर एक्सपोर्ट जो बूम था वो क्यों हुआ बर्बाद, और अमेरिका टैरिफ की ये पूरी कहानी, अडानी, वेयर और इंडिया की सोलर इंडस्ट्री पर इसका किस तरीके से असर होगा। लगभग 126% यहाँ पर टैरिफ की बात यूएस के द्वारा कही जा रही है, जो कि एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट ड्रॉप लगभग 7.8% जो है इसके वजह से हो जाएगा। और लगभग इंडिया की कैपेसिटी जो है वो सोलर पैनल में बहुत ज़्यादा है, जो हम अगर उसको ये सोचें कि घर पे अपने घरेलू डोमेस्टिक में ही यूज़ कर लें तो हमारी यूज़ से वो बहुत ज़्यादा जो है कि हमारी कंपनियां बना के रख चुकी हैं। साथियों, आप सबसे पहले ये हेडलाइंस देख लीजिए, नहीं तो फिर कुछ ज्ञानी लोग आकर कह देते हैं कि भैया आप तो फर्जी न्यूज़ बता देते हैं, गोदी मीडिया समझ लिए हैं वो कश्यप वाली। खैर, नाम नहीं लेना था यार, क्या कर दिया हम भी, कोई बात नहीं, चिप तो खोजते रहेंगे। आइए आपको इसमें बताते हैं। साथियों देखिए, इंडिया का जो सोलर एक्सपोर्ट बूम है वो कोलैप्स हो गया है एज अ यूएस टैरिफ बाइट। आगे आपको बताते हैं, ये देख लीजिए, मिंट की ये खबर है, फर्जी खबर नहीं है, बढ़िया न्यूज है, ठीक है। आइए आपको सारी चीजें अब इसमें सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। साथियों, सबसे पहले कि ग्लोबल सोलर एनर्जी इंडस्ट्री जो है वो काम कैसे करती है ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपको ये समझना होगा कि सोलर पैनल जो होता है वो बनता कैसे है, किस तरीके से वो काम करता है। तो साथियों देखिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स में एक आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन के द्वारा पहले सिलिकॉन निकाला जाता है, उससे फिर सिलिकॉन इनगॉट्स बनाए जाते हैं, उससे फिर सिलिकॉन वेफर्स यहाँ पर बनाए जाते हैं। इस तरीके से पतले पतले जो है वो फोल्डेबल पेपर टाइप में कुछ होता है, और इसके बाद इससे बनता है सोलर सेल। यानी कि इसके बाद जो है ये सोलर सेल जो है कि यहाँ पर बनकर तैयार होता है, और इन सभी सोलर सेल्स को एक साथ जब यहाँ पर कंबाइन जोड़ा जाता है तब यहाँ पर बनकर तैयार होता है सोलर पैनल। यानी कि जिस तरीके से हमारी बॉडी सेल्स के द्वारा बनी होती है, जिस तरीके से हमारा घर एक एक ईंट से जुड़कर बना होता है, उसी तरीके से ये पूरा सोलर पैनल जो है वो सोलर सेल से यहाँ पर जुड़कर बना होता है। ये सोलर सेल बनते हैं सिलिकॉन वेफर से, ये सिलिकॉन वेफर बनता है सिलिकॉन इनगॉट से, और ये बनता है सिलिकॉन से, जो कि जमीन के अंदर से यहाँ पर निकाला जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज आपको बेहतर से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर जो है पॉलीसिलिकॉन जो है उसका रॉ मटेरियल की बात करें तो देखिए, यह चीन के पास सबसे अधिक है, लगभग 80% से जो है कि ज्यादा यहाँ पर चाइना के पास ये जो रॉ मटेरियल है सिलिकॉन वाला वो उसके पास उपलब्ध है। उसके बाद जो वेफर इससे बनता है, जो कि मैंने आपको दिखाया, जो गोल गोल प्लेट टाइप में था, वो थिन सिलिकॉन स्लाइस का सेल बनता है, और उसके बाद ये सोलर सेल बनता है, जो ये सोलर सेल होता है यही जो है कि बिजली जनरेट करने वाली यूनिट होती है। यानी कि जो मेन काम करने वाला होता है वो ये सोलर सेल होता है। ये सोलर सेल जो होता है वही यहाँ पर, यही जो है कि मेन यहाँ पर काम करता है, और फिर इन सभी सोलर सेल्स को यहाँ पर जोड़कर पैनल जो है कि एक तैयार कर दिया जाता है। फिर यहाँ पर मॉड्यूल बन जाता है, यानी कि पैनल बन जाता है, और फिर इसको घर या फिर फैक्ट्री में जो है वो इंस्टॉल कर दिया जाता है। साथियों, ग्लोबल सोलर मार्केट 2024 में लगभग 300 प्लस बिलियन डॉलर का यहाँ पर था, और हर साल लगभग 500 से अधिक गीगावाट की नई सोलर कैपेसिटी जो है वो दुनिया में जोड़ी जा रही है। यानी कि दुनिया में हर साल
जो सोलर पैनल से यानी कि जो सूर्य की रोशनी से जो एनर्जी जनरेट करने का काम है, बिजली जनरेट करने का काम है, लगभग 500 गीगावाट ये हर साल इसमें वृद्धि हो रही है। वहीं सोलर पैनल बनाना अब सबसे सस्ती बिजली का तरीका बन चुका है, यानी कि सोलर पैनल बनाकर, सोलर पैनल लगवा के आप एक नंबर से मतलब बहुत ही कम मेंटेनेंस में एक टाइम इन्वेस्ट करके मतलब कई सालों के लिए जो है कि आप सस्ती बिजली यहाँ पर पा सकते हैं। पूरी सप्लाई चेन आपसे इंटरकनेक्टेड है, एक जगह प्रॉब्लम बराबर सब पर असर, यानी कि अगर कहीं एक जगह प्रॉब्लम होता है, एक तरीके से ये पूरी दुनिया एक तरीके से इंटरकनेक्टेड हो चुकी है, और अगर कहीं भी एक जगह प्रॉब्लम होगा तो सब पर उसका असर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ सोलर पैनल बनता कैसे, इसकी इंडस्ट्री काम कैसे करती है, ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि चाइना की जो सोलर डोमिनेंस है, दोस्त भी और दुश्मन भी, मतलब कि देखिए चाइना के पास आप सभी को पता है कॉपी करने में सबसे तेज है। इस समय भारत से भी, भारत तो अब खैर छठी क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक लिस्ट में जो है जीडीपी के मामले में छठे नंबर पर आ चुका है, लेकिन चाइना अभी भी अपना बरकरार है, क्योंकि ये धर्म, जाति, इन सारी चीजों से हटकर अपने फोकस करता है इंडस्ट्रियल एरियाज पे। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ धर्म के नाम पर लड़ाओ, जाति के नाम पर लड़ाओ, पढ़ने मत दो। कुल मिलाकर बात यह है, सत्ता का सुख भोगना है, सिर्फ और सिर्फ यही करना है, और मीडिया को चाटुकारिता करनी है। अब यहाँ पर बात करें कि इसका इतना डोमिनेंस क्यों है, तो देखिए समझिए आप लोग कि चाइना जो है वो 80% कंट्रोल करता है ग्लोबल सोलर मैन्युफैक्चरिंग का। मतलब पूरी दुनिया में जितना क्या कहते हैं सोलर पैनल मैन्युफैक्चर होता है, उसका 80% कंट्रोल जो है वो चाइना के ही पास है। और जैसे कि पॉलीसिलिकॉन, वेफर, सेल, मॉड्यूल, हर स्टेज पर जो है वो चाइना का दबदबा है, यानी कि इसके पास ये सारी चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इसके पास ना हो, जिसमें इसका जो है कि दबदबा ना चलता हो। ठीक है, अब इसका पॉजिटिव इंपैक्ट समझिए कि सोलर पैनल की कीमत 90% तक गिर गई है पिछले 10 सालों में। रिन्यूएबल एनर्जी दुनिया भर में जो है वो अफोर्डेबल हो गई है। डेवलपिंग कंट्रीज का को सस्ते पैनल्स मिल रहे हैं, और ग्लोबल क्लाइमेट जो गोल है वो अचीव करने में इसके वजह से मदद मिल रहा है। लेकिन दूसरे सोलर मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी जो है वो compete नहीं कर पा रही हैं। जो यूगर फोर्स लेबर है उसका इस्तेमाल हो रहा है, जो कि क्या कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, क्योंकि आप सभी को पता ही है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, जो चाइना के लोग होते हैं वो मतलब काम के अंदर इतने बिजी होते हैं कि उनको अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से, घर के सदस्यों से भी उतना मैटर नहीं रहता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा चाइना काम करवाता है, कम पैसे में काम ज्यादा करवाता है। तो ये एक तरीके से ह्यूमन राइट का वायलेशन भी है। साथ में जो दूसरे देश की कंपनियां हैं जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, वो इसके साथ कंपीट ही नहीं कर पा रही हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास सारी चीजें हैं, और इन सारी चीजों को लगा के ये इतना सस्ते में बना दे रहा है। मतलब सोचिए कि 10 सालों में 90% सोलर पैनल के दाम इसने गिरा कर रख दिए। साथियों, सप्लाई चेन में एक देश के लिए, सप्लाई चेन में एक देश पर खतरनाक निर्भरता है। यानी कि अगर आप किसी भी समय, जैसे भारत का ही हाल देख लीजिए, आप भारत जो है वो क्या कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कितना ज्यादा निर्भर था। पूरा भारत का जो है एनर्जी सप्लाई वहां जो लगभग 50% के आसपास था, वो पूरा ठप हो गया। उसके वजह से आप हाल देख ही रहे हैं भारत का। तो यही प्रॉब्लम सामने चलकर ना आए, आगे चलकर ना आए, इसके लिए किसी एक देश के ऊपर जो है, और वो भी चाइना जैसे देश के ऊपर निर्भर रहना, ये तो जो है कि सही चीज नहीं होगी। वहीं जियो पॉलिटिकल टेंशन में चाइना वेपन्स बन सकता है, और आप सभी को पता है कि ये मतलब किसी के सगे नहीं है। कभी भी जो है कि ये पीठ में छुरा भोग सकते हैं, और कभी भी जो है कि ये कह सकते हैं कि हम जो है अब आपके साथ मतलब हम आपको ये देना बंद कर देंगे। सोचिए अमेरिका जैसा देश आज इनसे नहीं लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऐसा है कि पूरी दुनिया का लगभग 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर जो कंट्रोल करके बैठा है वो चाइना बैठा है। और बिना रेयर अर्थ एलिमेंट्स के आप न रडार बना सकते हैं, न फाइटर जेट्स बना सकते हैं, मतलब कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं। और अमेरिका इससे हारा टैरिफ वाले खेल में, इसीलिए इसने कह दिया था कि हम आपको जो है कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं देंगे, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है हम आप तक प्रोवाइड नहीं कर देंगे। अब साथियों, इसी को काउंटर करने के लिए जो इसकी मोनोपोली बढ़ रही थी, जो चीजों को यहाँ पर बहुत ज्यादा ये बेच पा रहा था सस्ते में, और बहुत ज्यादा, क्योंकि लोगों के पास अगर सस्ता प्रोडक्ट पहुंचेगा तो वो तो मतलब खरीदेंगे ही, उनका क्या जा रहा है। तो यहाँ पर अमेरिका ने क्या किया कि चाइना को रोकने का प्रयास किया, और इंडिया को यहाँ पर मौका मिला। यूएस ने चाइना पर प्रतिबंध का जो कारण था, यहाँ पर कई सारे जो है नियमों के तहत
अमेरिका ने चाइना के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। पहला था यूएफएलपीए लॉ, जो कि ह्यूगर फोर्स्ड लेबर है, जो कि चाइना के जिंगजांग में बनी हुई चीजों को यूएस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। यानी कि इनका कहना था कि देखिए, आप फोर्स मतलब लेबर्स के साथ ज्यादती करके जो है कि आप इन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं अपने देश के फायदे के लिए, तो इस तरीके के बने जो प्रोडक्ट्स हैं अगर इस जगह से आ रहे हैं तो हम उसको नहीं खरीदेंगे। और यहाँ पर ये यूएफएलपीए लॉ का जो है कि यूज करके इसको जो है कि यहाँ पर बैन कर दिए। इसके बाद एंटी डंपिंग जो है ये लगा दिया। अब ये एंटी डंपिंग क्या होता है कि देखिए, हर देश के पास अपना एक अधिकार है कि अगर उसके देश में कोई अन्य देश जो है वो सस्ता माल लाकर दे रहा है, और वो भी इतना सस्ता कि उस देश की वो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां अगर उस माल के सस्ते होने की वजह से बर्बाद हो जाएं, तो उस देश के पास अधिकार होता है कि जो वो लेके आ रहा है प्रोडक्ट उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा दिया जाए, मतलब कि टैरिफ लगा दिया जाए, ताकि वो माल जो है महंगा हो जाए उस देश का, और जो इस डोमेस्टिक जो इसकी इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर ग्रो कर पाए, वो यहाँ पर सरवाइव कर पाए। तो इसके वजह से जो है अमेरिका ने यही काम किया कि एंटी डंपिंग लगा दिया। चाइना से सस्ते पैनल डंप करता था, यूएस मैन्युफैक्चर यहाँ पर बर्बाद हो रहे थे, तो अमेरिका ने कहा कि देखो हमारे मैन्युफैक्चर बर्बाद हो रहे हैं, हम इसके लिए जो है तुम्हारे ऊपर एंटी डंपिंग लगाते हैं, जिसके वजह से एक अलग प्रेशर पड़ गया। नेशनल सिक्योरिटी, देश पर 80% निर्भरता, एक देश पर 80% निर्भरता जियोपॉलिटिकल रिस्क है, और यूएस ने सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करना चाहा, मतलब कि कई सारे जो जगहों पर जो है वो कई सारे जगहों से वो इस चीज को मंगाना चाहा। इसके वजह से जो है वो इसको नेशनल सिक्योरिटी बताकर यहाँ पर बंद कर दिया। मतलब आप सोच के मतलब एक बार सोच के देखिए कि अगर चाइना कह देता किसी दिन अमेरिका से उठ के कि हम जो है अब तुम्हारे यहाँ प्रोडक्ट्स नहीं भेजेंगे, और ये सारे पूरी दुनिया के मार्केट्स को बर्बाद कर देता, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अब सोलर पैनल बनाना बंद कर देते, तो फिर होता क्या, पूरा मोनोपोली इसका चलता। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं तो जियो का है। अब भारत के अंदर जो मुख्यतः चलने वाली जो भी ये रिटेल कंपनियां हैं वो कौन कौन सी हैं आपको पता ही है। एयरटेल है, वीआई है जो कि वोडाफोन और आइडिया का मिक्स करके आ गया, और उसके बाद यहाँ पर जियो है। जियो आया, सबको बर्बाद कर दिया, पहले फ्री में देने का लत लगाया, सस्ता देने का, उसके बाद धीरे धीरे इसको महंगा अब करता चला जा रहा है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन नहीं रह गया है। जो टेलीनार, यूनिनार और पता नहीं कितनी कितनी सारी सीमें हुआ करती थी वो सब खत्म हो गई। तो उसी तरीके से चाइना यही काम करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर यूएस ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस पर जो है कि यहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटीज और सारे यहाँ पर नियम लगा दिए। इसके बाद जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स थे, मेक इन अमेरिका पुश दिया। यूएस में लोकल सोलर जॉब्स को यहाँ पर बढ़ाना था, और इसके वजह से अमेरिका ने ये सारे जो है कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एक तरीके से लगा दिए, इनडायरेक्ट तरीके से इसको बैन कर दिया, या फिर बहुत ज्यादा इसको महंगा कर दिया इसके प्रोडक्ट्स को। अब यहाँ पर भारत को चांस मिलता है, भारत को यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि चाइना +1 स्ट्रेटेजी, यानी कि यूएस कंपनियां चाइना से हटकर इंडिया को चूज करने लगी। क्यों? क्योंकि भारत भी जो है वो सस्ते यहाँ पर सोलर पैनल बना पा रहा था, लेकिन चाइना के मुकाबले सस्ता नहीं बना पा रहा था। क्यों? क्योंकि इसके पास सारी चीजें हैं, और ये मतलब लेबर तो इसके यहाँ पूछना ही नहीं है कितनी ज्यादा सस्ती है। ठीक है, इसके बाद एक्सपोर्ट जो है भारत ने 23 गुना भारत का जो है कि यहाँ पर ग्रोथ कर गया, यानी कि जहां $44 मिलियन 2022 में भारत का एक्सपोर्ट था, वही 2024 में $793 मिलियन तक जो है कि यहाँ पर पहुंच गया। मतलब सोचिए कितने बड़ी उछाल यहाँ पर भारतीय सोलर मार्केट ने जो है कि यहाँ पर मारी। यह सिर्फ 2 साल में जो है वो 9 गुना यहाँ पर बढ़ोतरी हो गई। वहीं पीआईएल स्कीम, यानी कि गवर्नमेंट ने जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सब्सिडी दी, जो वॉरे करके है, अडानी है, इनकी कैपेसिटी यहाँ पर बढ़ी, यानी कि इन सबको सब्सिडी देना प्रारंभ किया गवर्नमेंट ने, और इन सब की वजह से इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पर बढ़ा दिया। हाई मार्जिन, यूएस के पैनल्स पर लगभग 0.25 प्रति वॉट प्रीमियम मिलता है, डॉलर प्रति वॉट प्रीमियम मिलता था। वहीं भारत में घरेलू मार्केट से ज्यादा प्रॉफिट था। यानी देखिए, वहां अमेरिका में रहते कैसे लोग हैं, तो बहुत अमीर लोग रहते हैं, तो अमीर लोग हैं तो उनको प्रीमियम चीजें चाहिए, तो भारत अपने प्रोडक्ट को वहां पर महंगे दामों में बेच पा रहा था, जबकि अगर वो भारत के अंदर बेचता उन प्रोडक्ट्स को तो वो शायद उतने प्रॉफिटेबल नहीं थे। तो वो भारत जब वहां अमेरिका में बेचता था तो प्रीमियम प्राइसेस पर बेचता था, जो कि भारत से कई ज्यादा जो है कि वहां पर
महंगा पड़ता था उन लोगों को और भारत को यहाँ पर फायदा होता था। अब साथियों बात करें कि यूएस मार्केट इतना इंपॉर्टेंट क्यों था और मार्जिन इतना हाई क्यों था, मतलब कि अमेरिका का ही जो मार्केट है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है और उसका मार्जिन इतना हाई क्यों है। तो समझिए, सबसे पहले यूएस मार्केट स्पेशल था। डाटा सेंटर, ईवी चार्जिंग, रेसिडेंशियल और तीनों सेक्टर्स की डिमांड यहाँ पर मतलब ये अमेरिका के अंदर है। आप देख लीजिए, चाहे गूगल उठा लीजिए, यूट्यूब उठा लीजिए, मतलब जितनी भी आप कंपनियां उठा लीजिए, मेटा वगैरह, सारे का सारा जो डाटा सेंटर है वो अमेरिका के पास है, क्योंकि ये अमेरिका की कंपनियां हैं। उन सभी को जो है कि अपने एनर्जी के लिए यहाँ पर सोर्सेस चाहिए, तो वो सभी लोग जो है कि इसके लिए सोलर पैनल चूज कर रहे थे और उन सभी चीजों के लिए जो है कि यहाँ पर भारत उपलब्ध था उनको प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये वहां पर मांग ज्यादा थी। दूसरा, आईआरए यानी कि इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट से 369 बिलियन डॉलर क्लीन एनर्जी की जो है कि यहाँ पर फंडिंग मिलती थी। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे, मतलब लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे। 2 साल से 3 साल तक के यहाँ पर जो है फॉर्म ऑर्डर्स होते थे, यानी कि 2 साल 3 साल का पहले ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता था इन कंपनियों के द्वारा कि हम आपको जो है कि प्रोडक्ट यहाँ पर देंगे। वहीं यूएसडी में पेमेंट होती थी, यानी कि डॉलर में पेमेंट होती थी, और रुपया की जो डिप्रिसिएशन है वो यहाँ पर उसको फायदा होता था, यानी कि जो रुपए की गिरावट है, अब मान लीजिए डॉलर वहां से कमा के भारत ला रहा है तो फिर भारत का जो रुपया है वो तो यहाँ पर मजबूत होगा ही ना, क्योंकि वहां से तो डॉलर ही आ रहा है, डॉलर हमको खरीदना नहीं पड़ रहा है। हम किसी प्रोडक्ट के रुपया बेचकर डॉलर नहीं खरीद रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बेचकर डॉलर खरीद रहे हैं, तो इससे जो रुपए पर दबाव है वो यहाँ पर कम होता था। अब यहाँ पर जो है कि मार्जिन इतना हाई क्यों था, तो समझिए, चाइनीज पैनल यूएस में बैन थे तो कंपटीशन नहीं था, क्योंकि चाइना वाले ससुरे मतलब एकदम बेकार करके रख देते हैं, जहां जाते हैं इतना सस्ता न दे देते हैं, इतना सस्ता दे देते हैं कि फिर कोई इनके आगे टिक ही नहीं पाता है। तो इसके वजह से अब इसके ऊपर तो अमेरिका ने बैन लगा दिया था, तो भारत के पास कंपटीशन के लिए कोई था नहीं, कोई और देश था नहीं कि जिससे कंपटीट करे, तो यहाँ पर मार्जिन ज्यादा होता था। इंडिया जो है वो ट्रस्टेड है, सप्लायर था और प्रीमियम प्राइसेस यहाँ पर मिलते थे। भारत के ऊपर देखिए, आज भी अगर कोई चाइनीज प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर एक बार के लिए आपका संदेह हो जाएगा। एक कहावत बहुत प्रचलित थी कि चाइना का सामान चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक, तो उसी तरीके शाम तक या रात तक, तो उसी तरीके से यहाँ पर भारत जो है, भारत के ऊपर यहाँ पर ट्रस्ट था, लोगों का ट्रस्ट है, तो इसके वजह से जो है भारत अमेरिका के लिए एक ट्रस्टेड सप्लायर था और प्रीमियम प्राइस भारत को वहां से मिलता था। वहीं पीआईएल सब्सिडी यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम था, सेलिंग प्राइस यहाँ पर जो है वो हाई था, साथ में सप्लाई कम होता था तो डिमांड ज्यादा था, और सेलर मार्केट था, यानी कि सेलर्स का मार्केट था यूएस में, यानी कि जो भी मतलब अब अन्य देश तो वहां पर बेचने जा नहीं रहे थे, सप्लाई का डिमांड बहुत ज्यादा था, मतलब कम था, डिमांड यहाँ पर ज्यादा था, सप्लाई उतना जा नहीं पा रहा था, डिमांड बहुत ज्यादा था, तो प्राइस यहाँ पर ऊंचा जो है कि होना ही था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि संकट की शुरुआत कहाँ से होती है और यूएस ने जो है वो इंडिया पर कौन सा यहाँ पर टैरिफ जो है कि अब अमेरिका भारत के ऊपर लगा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, क्राइसिस टाइमलाइन के हिसाब से जुलाई 2025 में फर्स्ट सोलर जो हवान क्यूसेल ने इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस पर सब्सिडी का आरोप लगाया, यानी कि जो यहाँ पर जुलाई 2025 में AASMT पिटीशन फाइल्ड होती है अमेरिका के अंदर, जिसमें बताया जाता है कि फर्स्ट सोलर, हानवा, क्यूसेल, ये सब जो है ये कहते हैं कि इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस पर जो है कि वो सब्सिडी ये लोग जो है कि अपने यहाँ देते हैं। अगस्त 2025 में CVD यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होता है, जिसमें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और एडवांस ऑथेंटिकेशन किए, ड्यूटी ड्रॉप बैक लिया और EPCG की जो है कि यहाँ पर जांच की। अप्रैल 2025 के अंदर ट्रंप जो है वो रेसिप्रोकल टैरिफ लेकर आते हैं, आप सभी को पता है, जिस पर इंडिया पर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगता है। मई से जून के अंदर एक्सपोर्ट जो है वो 5.7% गिरता है। लेकिन इसके बाद यह सब तो चल ही रहा था, जो कि मतलब एक तरीके से छोटा मोटा चीज था। उसके बाद फरवरी 2026 आती है, जो कि सबसे बड़ा यहाँ पर ब्लंडर साबित होता है। 126% का जो है यहाँ पर जो CVD इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो 126% यहाँ पर जो है वो टैरिफ लगा देता है। अब इसका तुरंत असर क्या हुआ कि एक्सपोर्ट जो भारत का था सोलर पैनल के मार्केट में वो पूरे तरीके से ढह गया। अब ये कितना बड़ा नुकसान है, तो आप समझिए कि सोलर मॉड्यूल जो एक्सपोर्ट है डॉलर में, मई में देखा जाए तो अधिक था,
203 और यहाँ से ये गिरता गिरता लगभग 79 पर जो है कि यहाँ पर आ गया था। उसके बाद अगर आप देखें तो पूरे एक्सपोर्ट में मई से लेकर सितंबर में लगभग 60.8% यहाँ पर जो है गिरावट देखने को मिली थी, यानी कि लगभग 202 मिलियन डॉलर से हम लोग कहाँ पर आ गए थे, तो लगभग हम लोग 80 मिलियन डॉलर के पास यहाँ पर पहुंच गए थे, यानी कि मात्र 4 महीने में भारी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। जो वॉरियर, प्रीमियर और विक्रम शेयर हैं, एक ही दिन में यहाँ पर जो है 11% से लेके 15% तक जो है इन मार्केट्स के जो सोलर पैनल बनाती हैं कंपनियां, इनके जो है कि शेयर यहाँ पर डाउन चले गए। साथियों, कॉन्टेक्स्ट क्या था कि इंडिया का टोटल यूएस एक्सपोर्ट भी 8.8 बिलियन डॉलर मई में था, इससे जो है 5.5 बिलियन डॉलर सितंबर में आ गया, जो कि लगभग 37.5% यहाँ पर जो है कि उसमें गिरावट हो गई। सोलर सेक्टर सबसे बुरी तरह से यहाँ पर प्रभावित सेक्टरों में से एक रहा। अब साथियों बात करते हैं यहाँ पर जो यूथोपिया स्ट्रेटेजी है, जो इंडियन सोलर का अफ्रीकन बाईपास प्लान यहाँ पर इन कंपनी ने बनाया था, जो कि बहुत ही मजेदार था, लेकिन ये अभी यहाँ पर अमेरिका की पकड़ में आ गया कि यूथोपिया का रूट क्या है। तो देखिए, ये लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर करते, भारतीय कंपनियां यहाँ पर मॉड्यूल बनाती, यूथोपिया में असेंबल होता और यूथोपिया में फाइनल असेंबली और जो है प्रोसेसिंग यहाँ पर काम होता और ये मेड इन यूथोपिया बन जाता, यानी कि प्रोडक्ट अफ्रीकन ओरिजिन का दिखता और यूएस में एक्सपोर्ट होता, इंडिया टैरिफ से बचकर जो है यूएस मार्केट को एक्सेस कर लेता। मतलब कितना बढ़िया प्लान था कि ये लोग क्या कर रहे थे कि भारत में जो है मॉड्यूल बनाते थे ये लोग, उसको असेंबल करने के लिए यूथोपिया भेज देते थे। अब क्योंकि यूथोपिया के ऊपर अमेरिका यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता नहीं है, तो ये यहाँ पर मेड इन यूथोपिया बन जाता और वही प्रोडक्ट फिर अमेरिका में बेचा जाता मेड इन यूथोपिया के नाम से। तो फिर यहाँ पर जो है भारत के ऊपर जो है वो टैरिफ से जो है भारत इसको बाईपास कर जाता। अब यूथोपिया ही क्यों, तो देखिए यहाँ पर अफ्रीका अफ्रीका ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट के तहत यह ड्यूटी फ्री है अमेरिका के अंदर, लो लेबर कॉस्ट है, असेंबली यहाँ पर सस्ती होती है। यूथोपिया में कोई सोलर मैन्युफैक्चरिंग हिस्ट्री नहीं रही है कि यूथोपिया अपना ये ऐसा काम कर रहा हो। पहले मलेशिया, वियतनाम ने भी जो है कि यही किया हुआ था, लेकिन यूएस की नजर यूथोपिया पर भी पड़ चुकी है। सीबीपी ने यूथोपियन ऑरिजिन सोलर पैनल डिटेक्ट किए हैं, यानी कि अब ये लोग जो है उसको भी यहाँ पर डिटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये जो है इस तरीके से बाईपास किया जा रहा है, जो टैरिफ है उनसे बचने के लिए यहाँ पर इसका यूज किया जा रहा है। अब बात करें इंडिया की सोलर एनर्जी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर वीकनेस क्या रहा है, तो देखिए यहाँ पर ओवर कैपेसिटी क्राइसिस। लगभग भारत जो है वो 140 प्लस गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, वहीं भारत की जो डोमेस्टिक डिमांड है वो मात्र 40 गीगावाट ही है, यानी कि भारत को चाहिए कितना, मात्र 40 गीगावाट, हम बना कितना रहे हैं 140 गीगावाट। तो यानी कि हमारे पास जो ओवर सप्लाई हो चुकी है वो लगभग 100 गीगावाट की हो चुकी है। तो इसके वजह से ये यहाँ पर दिक्कत है, इंडिया के लिए डेंजरस है, क्योंकि यूएस मार्केट में बंद होने से 97% एक्सपोर्ट जो है जिस मार्केट में जाते थे वो डोर अब बंद हो गया है, क्योंकि भारत लगभग अपना 97% जो है एक्सपोर्ट वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में करता था। 29 गीगावाट जो इन्वर्टरी बिल्डअप होता था वो फैक्ट्रीज अब चल रही हैं, खरीदार नहीं है। वहीं अगर इसके एक्सपोर्ट डोमेस्टिक में आए तो प्राइस वार हो जाएगा, कंपनियों को नुकसान हो जाएगा, यानी कि अगर ये सिर्फ घर मतलब भारत के अंदर ही बेचना स्टार्ट कर दें तो भी यहाँ पर जो प्राइस वार हो जाएगा एक दूसरी कंपनियों के बीच में, और यहाँ पर प्राइस जो है और ड्रॉप चला जाएगा। वहीं कैपेसिटी जो है वो भारत के अंदर यहाँ पर वो लगभग 100 गीगावाट तक जो है कि यहाँ पर पहुंच मतलब ओवर सप्लाई में चल रही है, तो वो यहाँ पर जो है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर ओवर सप्लाई है तो फिर उनको कहाँ बेचा जाएगा। वहीं चाइनीज मॉड्यूल इंडिया में लगभग जो है वो $0.03 प्रति वॉट जो है कि सस्ता है, जिसके वजह से कंपटीशन यहाँ पर भी जो है कि बहुत ही महंगा है, यानी कि जो भारत का प्रोडक्ट है भारत अमेरिका में $0.25 डॉलर प्रति वॉट बेच रहा था, ये चाइना वाले कितना बेचते हैं, तो ये मात्र $0.03 प्रति वॉट के रेट से यहाँ पर बेचते हैं। तो मतलब सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस है। तो चाइना से तो हम कंपटीशन अन्य जगहों पर कर नहीं सकते हैं, अन्य मार्केट्स में जाकर, तो ये यहाँ पर दिक्कत था। अब अल्टरनेटिव मार्केट में क्या डिफिकल्टीज हैं, तो देखिए यूरोप जो है वो लोकल कंटेंट रूल्स है, वो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोटेक्ट करता है। मिडिल ईस्ट में अगर बात करें तो मार्केट साइज छोटा है, चाइना ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है। जो साउथ ईस्ट एशिया है वो खुद चाइना को यहाँ पर जो है वो इंपोर्ट कराते हैं, चाइना से इंपोर्ट कराते हैं। अफ्रीका में परचेसिंग पावर कम है,
ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इंडिया जो है वो डोमेस्टिक में अपना आपको मैं बता ही दिया कि किस किस तरीके से जो है भारत यहाँ पर जूझ रहा है। बाकी उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होगी किस तरीके से भारत के मार्केट को अमेरिका यहाँ पर प्रभावित किया और इतना बड़ा जो मार्केट था भारत का सोलर का वो यहाँ पर किस तरीके से ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप लोग समझ चुके ही होंगे। बाकी चैनल पर नए सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, अन्य दोस्तों के साथ साझा करिएगा। अगर कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।